नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक ऐसी किताब के साथ उपस्थित हूं जिसका शीर्षक दोगलापन है। अश्नीर ग्रोवर की यह किताब है। दोगलापन जिंदगी और स्टार्टअप्स का खरा सच इस पुस्तक पर लिखा हुआ है। अंग्रेजी में यह पुस्तक बेस्ट सेलर रही है। हिंदी में इसका अनुवाद मंजीत ठाकुर ने किया है। शार्क टैंक इंडिया के इन्वेस्टर और विवादों से खेलने वाले उद्यमी अश्नीर ग्रोवर का यह संस्मरण है और अनुवादक और लेखक का दावा है कि यह ज़बरदस्त संस्मरण है, सनसनीखेज। बिजनेसमैन के रूप में अश्नीर ग्रोवर की अपनी एक पहचान रही है। फिनटेक कंपनी भारत पे के वे पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और को फाउंडर यानी संस्थापक, सहयोगी संस्थापक थे, संयुक्त संस्थापक। रियलिटी शो टीवी का जो आता रहा है शार्क टैंक इंडिया, उसमें एक इन्वेस्टर के रूप में भी उनकी पहचान थी। काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी विवादों में हैं इन दिनों। लेकिन इन सब के बीच जो एक महत्वपूर्ण इस पुस्तक के माध्यम से अश्नीर ग्रोवर ने जो बात कही है, वह बात यह है कि साफगोई और सपने ये दोनों जिंदगी में बहुत ज़रूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। अश्नीर ग्रोवर अपनी कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ उनके दिमाग में एक बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद भी उनके लिए यह कहा गया था कि है तो रिफ्यूजी ही ना, यानी एक ऐसा लड़का जिसका परिवार देश के बंटवारे के समय दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के मालवीय नगर में 200 गज के मकान में संयुक्त परिवार में रहना शुरू किया। उस लड़के ने दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान से IIT किया और अहमदाबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से प्रबंधन की डिग्री, MBA की डिग्री हासिल की। न केवल भारत पे जैसी कंपनी को खड़ा किया बल्कि ग्रोफर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया और जो पूरा कैरियर है अश्नीर ग्रोवर का, वह बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आपको आकर्षित करता है। आश्चर्यजनक रूप से मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक लड़का जिसके पास पढ़ाई के दिनों में, जब तक वो बहुत उच्च शिक्षा में नहीं गए थे, बचपन में ही उनको इस बात का अंदाज़ा लग गया था। 5वीं तक अश्नीर का कहना है कि उनको पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन 6ठी में उनको जाकर लगा कि अगर वे अपनी स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। उन्होंने इस पुस्तक में अपने परिवार का वर्णन किया है और पुस्तक की शुरुआत हालांकि उन्होंने 25 जनवरी 2022 की शाम के 4 बजे उस मेल से किया है जिसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखा था सब्जेक्ट लाइन में कि मैं 1 फरवरी से ज्वाइन कर रहा हूँ कंपनी को। और फिर उनको किस तरह से मीटिंग की गई और उनको रोका गया कि वो किसी तरह से भारत पे में नहीं ज्वाइन कर सकते और जो उन्होंने मुख्यालय था उसमें बाउंसर लगा दिए गए। वहाँ से इन्होंने बात शुरू की है और उसके बाद वे मालवीय नगर पहुँचते हैं जहाँ से दिल्ली के जिस इलाके में वो पैदा हुए और जहाँ उनकी नींव पड़ी। और पढ़ाई लिखाई से होते हुए उस दौरान दिल्ली IIT का कैंपस कैसा था, वहाँ उनको कैसे प्रवेश मिला, टिस्का चोपड़ा कैसे स्कूल के दिनों में इन लोगों के आकर्षण का केंद्र थी और इनकी सहपाठी भी हुआ करती थी, और किस तरह से दिल्ली के स्कूल के दिनों में 4 समूह दिल्ली की अपनी सीमाओं के हिसाब से आके जाते थे, जिनमें एक बोंग ग्रुप था जिसमें CR पार्क के लड़के थे, ग्रेटर कैलाश वाले अमीर बच्चों के लड़कों का अलग ग्रुप था जिनको GK कहा जाता था, शेख सराय के सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम वाले जो फ्लैट्स थे उनके लड़कों का एक अलग ग्रुप था। और ये कहते हैं कि मालवीय नगर का जो हमारा ग्रुप था उसको विपन्न माना जाता था। इन चारों के बीच की जो कड़ी थी वो टिस्का चोपड़ा थी, क्योंकि वो उस ज़माने में टिस्का अरोड़ा हुआ करती थी और उनके प्रिंसिपल की बेटी थी। उन्होंने इनको जोड़ने की कोशिश की। उस स्कूल के दिनों में जो इनका
प्यार मोहब्बत हुआ और दिल टूट गया। उसके बाद जब IIT दिल्ली में गए तो उन्होंने बहुत तेज़ी से जब वहाँ प्रवेश हुआ तो इनको ये समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग का जीवन क्या है और इंजीनियरिंग के दौरान इनको किस तरह के सपने देखने हैं। वहीं से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये बाहर गए, स्कॉलरशिप हासिल की और भत्ता भी इनको मिला फ्रांस में, और वहाँ इन्होंने दोस्तियाँ की। उसके बाद इनका प्रवेश जो है वह IIM अहमदाबाद में हुआ। इस बीच इनको अपनी जीवन संगिनी माधुरी मिली, जिनके परिवार ने इनको रिफ्यूजी माना था। वो जैन परिवार से थी, ये खांटी पंजाबी परिवार से थे जो मांसाहारी है। माधुरी जो है वह जैन परिवार से थी जो विशुद्ध शाकाहारी होता है। लेकिन उनके सौंदर्य से ये आकर्षित हुए। इन्होंने बहुत कोशिश की उस दौरान जो इनका प्रेम है उसका भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जिक्र किया। इस संस्मरण में कुछ भी छुपाया नहीं है कि किस तरह से उनके परिवार ने बड़ी मुश्किल से उनको स्वीकार किया और इनकी माँ ने इनको देखने के बाद, माधुरी को देखने के बाद अंततः यह कहा कि ये लड़की सुंदर है, बनिया जैसी नहीं दिखती। ये वाक्य उनकी माँ का था, यानी सामान्य तौर पर गोरी थी। इनको डे जीरो में किस तरह से नौकरी नहीं मिली थी और बाद में इनको 2 राउंड फेल होने के बाद फिर ये नौकरी में गए। और जब इनका की नौकरी हुई तो इन्होंने 16,000 रुपये प्रति माह पर किस तरह से मुंबई के स्लम पुनर्वास सोसाइटी में शुरुआत की। कोटक के साथ इनका काम था और किस तरह से इस काम के दौरान इन्होंने तेज़ी से उड़ान भरी और कई ऐसे इन्वेस्टमेंट कराए अपने क्लाइंट के लिए कि इनकी अपनी एक धाक जम गई इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में। और फिर वहाँ सफलता हासिल करने के बाद एक तरह से ढेर सारा पैसा जब ये कमा चुके थे और शिखर पर जा रहे थे, इनको बोनस के रूप में करोड़ों रुपए मिलने लगे थे। उसी दौरान का इनका एक अनुभव पेटीएम और मोबीक्विक के साथ हुआ। इन्होंने बहुत कोशिश की कि किस तरह से इनमें इन्वेस्टमेंट हो और पेटीएम के मालिक का भी जिक्र है कि किस तरह से उन्होंने सारी बातें ICICI बैंक से इन्वेस्टमेंट के दौरान अपनी ओपन कर दी थी। और उन दिनों ये लगा था इन लोगों को कि जो व्यक्ति लोगों की निजता के साथ इस तरह से ओपन है वह किसी भी तरह से उचित नहीं है, और यही कारण था कि उस समय पैसे पेटीएम को नहीं मिले। और फिर ग्रोफर्स के साथ इनकी किस तरह से शुरुआत हुई उद्यमिता की। ग्रोफर्स ज्वाइन करने के बाद इन्होंने गुड़गांव ये आए और वहाँ इन्होंने काम किया, क्योंकि इनका ये मानना था कि यहाँ से काम की शुरुआत करके मैं अपने बिजनेस को खड़ा कर सकता हूँ। नौकरी में मुझे जितना करना था कर लिया, क्योंकि अहमदाबाद रहने के दौरान यह माना जाता था कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से पास करके 5 साल किसी कंपनी में रहता है और वह इस बात की कोशिश करता है कि उसको ग्रेच्युटी मिले तो वह काबिल नहीं है। और हालांकि ये 7 साल रह चुके थे कोटक के साथ। और फिर जब ग्रोफर्स में जब आए तो उस वहाँ का एक मज़ेदार किस्सा है कि किस तरह से पहले दिन ग्रोफर्स में जब ये गए और 30 लोगों को डिलीवरी हुई थी और किस तरह से एक व्यक्ति को 500 रुपये की सब्जी जिसको ऑर्गेनिक मिलनी थी वो ऑर्गेनिक सब्जी न मिल के लोकल दुकानदार की सब्जी पहुंच गई। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 30 लाख से अधिक रुपए उस 500 रुपये की सब्जी के लिए खर्च करने पड़े। हाई कोर्ट गए, क्या क्या हुआ ये किस्सा इन्होंने लिखा है। और यहाँ पे जब इनके पास समय इनको वहाँ से ये लिखते हैं, एक कहानी बताते हैं अजमेर की। 2 तरह की बसें होती हैं जो अमूमन वो सुनते थे अपने एक पुराने बॉस के मुंह से। एक बस होती है जो जल्दी आती है लेकिन आपको अपने गंतव्य पर देर से पहुंचाती है। दूसरी बस देर से आती है लेकिन आपको अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचाती है। तो अजमेर बताते हैं कि उन्होंने दूसरा तरीका चुना। फिर पीसी ज्वेलर्स के साथ उनकी जो मुलाकात है उसके मालिकों के लिए जो उन्होंने काम किया, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके डिजिटलाइजेशन के लिए, उसका जिक्र किया। और भारत पे का जन्म होने के बाद उसके विवादों की, उनके साथियों की,
उसकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया की, भारत में किस तरह से डिजिटल रुपयों का आदान प्रदान हुआ, किस तरह से ट्विटर के झगड़े में वे फंसे और किस तरह से इनके अपने लोगों ने इनके साथ खिलवाड़ किया। इसी दौरान शार्क टैंक भी आता है, शार्क टैंक की भी बात करते हैं। आईपीओ के दौरान किस तरह से बाजार ऊपर नीचे होता है उसकी भी बात करते हैं। और अंत में जब वे लंबी छुट्टी के बाद वे इस बात का उल्लेख करते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को क्या 5 चीज़ें करनी चाहिए और क्या 5 चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बात उन्होंने उपसंहार में लिखी है। और अगर कोई इस पुस्तक को दोगलापन, जिंदगी और स्टार्टअप्स का खरा खरा सच, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हो, नौकरी में अपने को खपाना नहीं चाहते, तो आपको ये किताब काफ़ी कुछ बताएगी। और जो सबसे बड़ी बात, जो एक तरह से अस्नीर ग्रोवर के अब तक के जीवन का सबसे बड़ा सच है, वह इन 5 जो वो कहते हैं क्या करो और क्या ना करो में उन्होंने लिखा है। पहला, सफलता के लिए उनका कहना है कि आपके अंदर जीत का जुनून होना चाहिए। दूसरा, वो स्पष्ट कहते हैं कि नौकरी करके कोई रईस नहीं बन सकता। कितनी भी बड़ी नौकरी आपके पास हो, कितनी भी मोटी तनख्वाह आप पाते हो, लेकिन आप अगर अमीर कहलाना चाहते हैं तो वह अमीरी आपको बिजनेस देगा, नौकरी नहीं देगी। तीसरी बात वो कहते हैं कि रीस या किसी अधिक सफल व्यक्ति का जीवन जीने की सहज इच्छा और उसके जैसा बनने की इच्छा आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक उसको देखेंगे नहीं, दौलतमंद को नहीं देखेंगे, सफल व्यक्ति को नहीं देखेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। चौथा नियम वो बताते हैं कि काम सौंपिए। वो कहते हैं कि आपको यह जानना होगा और मानना होगा कि अकेले आप कुछ भी जीवन में उखाड़ नहीं सकते। ये वर्ड है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने जीवन में जो लोग आपके अंतरंग हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये बात अस्नीर तब कह रहे हैं जब उनको बहुत सारे लोगों ने व्यवसाय में धोखा दे दिया है और वो अपनी ही उस कंपनी से, जिस कंपनी को खड़ा करने में उनके हिसाब से उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया था और अपनी पूरी योग्यता झोंक दी थी, उससे निकाले गए हैं। फिर भी वो कहते हैं कि आपको अपने काम को सौंपना पड़ेगा बार बार। और आखिरी इच्छा उनकी है, वो टिप्स है कि बदले में उपकार की इच्छा न करें, यानी किसी के लिए कुछ कर दें, चाहे फंड इकट्ठा कर दें, चाहे मदद कर दें, चाहे आगे बढ़ाएं, चाहे अपने बिजनेस में कुछ भी करें। बदले में ये मत सोचें कि ये व्यक्ति कुछ आपके लिए करेगा या ये संस्थान कुछ करेगा। उसके लिए आपको पहले दिन से ये स्पष्ट रहना होगा। उसके बाद वो 5 मुश्किलों की बात करते हैं, मैं उनकी भी बात करता हूँ। वो कहते हैं कि फाउंडर के तौर पर अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, उद्यम शुरू करते हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि खेल सिर्फ आपके और आपके कस्टमर के बीच है, दूसरा कोई नहीं होता। यानी आप जो कुछ भी बना रहे हैं वो सिर्फ उसके बीच है जो बना रहा है और जो जिसके पास पहुंच रहा है, बीच में कोई नहीं होता। दूसरा ये है कि इन्वेस्टर आपसे ऊपर नहीं है, न ही वह प्रमाण पत्र है। जो आपका पैसा लगा रहा है उसको ये मत सोचें कि वो पैसा लगा रहा है इसलिए वो बड़ा व्यक्ति है, वो कहीं से आपसे बड़ा नहीं है। अगर वो बड़ा होता तो खुद वेंचर स्थापित कर लेता। यानी वो आपसे ऊपर नहीं है, ना ही वो अगर कहता है कि आप सफल नहीं हो सकते या आपको कोसता है तो वो आपके लिए कोई प्रमाण पत्र है। ये कहते हैं कि ऐसी मुश्किलें आती हैं। तीसरा वो कहते हैं कि अपने परिवार को बोर्ड में एक सीट जरूर दें। आपको इस बात पे समझना पड़ेगा कि आपके परिवार का कोई आदमी जरूर रहे, अनजाने व्यक्तियों से जुड़ाव का कोई अर्थ नहीं होता। ये पश्चिम का सिद्धांत है। चौथी बात वो कहते हैं कि खुद की वजह से शहीद न हो, पैसा सबसे पहले फाउंडर के पास आना चाहिए। ये उनके जीवन का अनुभव है, क्योंकि उनको धोखा मिल चुका है बहुत बार। वो दोनों दो बार कम से कम वो अपने बिजनेस में ऐसी स्थिति हुई कि जितनी उन्होंने मेहनत की थी। ग्रोफर्स के मामले में भी यही हुआ, भारत पे के मामले में भी यही हुआ। तो वो कहते हैं कि पैसा सबसे पहले फाउंडर के पास आना चाहिए, ये नहीं कि जो इन्वेस्टर है या जो दूसरे सहयोगी हैं उनके पास जाना चाहिए। और 5वां जो वो टिप्पणी करते हैं जिस पर मुझे एतराज़ है, अस्नीर ग्रोवर अगर किसी भी तरह से इस वीडियो को सुने तो उन्हें चाहिए कि वो इस बात का जवाब दें। वो कहते हैं कि कुछ पेशों से सावधान रहना चाहिए और जिन पेशों का नाम लेते हैं उसमें मीडिया भी है। वो कहते हैं कि उनका राय है कि
कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो मूल्यहीनता के चरम छोर पर हैं, मूल्यहीनता के चरम छोर पर हैं। इसमें वो ड्रग पेडलिंग यानी कि नशे के कारोबार, वेश्यावृत्ति और दलाली, बैंकिंग, पत्रकारिता और कानूनी पेशे, इन सब को वो एक साथ रखते हैं। मेरी समझ से कानून का पेशा बहुत सम्मानित है, पत्रकारिता निश्चित रूप से सम्मानित है। बैंकिंग व्यवसाय उतना बुरा नहीं है जितना अश्नीर कह रहे हैं, उनके अपने अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों की तुलना ड्रग पेडलिंग, वेश्यावृत्ति और मूल्यहीनता से करना कतई उनके जैसे सफल व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। हो सकता है कि मीडिया ने उनके साथ उनकी खिंचाई की हो या उनके समय में जो चल रहा था उनकी खबरें की हों, लेकिन मीडिया अपना काम करता है, दूसरे लोग अपना काम करते हैं। मीडिया अगर इतना स्पष्ट और तटस्थ नहीं होता तो कम से कम आज मैं साहित्य तक पर अश्नीर की इस किताब को नहीं कर रहा होता। मेरा सुझाव है कि आप लोग, जो युवा पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, जो अश्नीर को मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो उनके आलोचक हैं वे भी, जो उनके प्रशंसक हैं वो भी, और वे युवा जो जीवन में कुछ करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वे जिंदगी और स्टार्टअप्स का खरा खरा सच जरूर खरीद कर पढ़ें। दोगलापन इसका नाम जरूर है, दोगलापन उनका अनुभव है, लेकिन अश्नीर की ज़िंदगी आपको बहुत प्रेरित करती है और खतरों से आगाह भी करती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ पहुंचूं। एक सूचना जो मैं देना भूल गया था, ज़रूरी सूचना, वह यह कि इस पुस्तक के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के लिए पेंगुइन बुक्स हैं। मूल्य 299 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 206, और इस पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद मंजीत ठाकुर ने किया है। मंजीत ठाकुर पेशे से पत्रकार हैं और तमाम संस्थानों से जुड़े रहे हैं, अच्छे अनुवादक हैं, लंबे समय तक इंडिया टुडे पत्रिका से भी जुड़े रहे, और वहाँ जो भाषा का प्रवाह है, अनुवाद का प्रवाह है, वह उनकी इस पुस्तक में भी दिखता है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।